मतलब अब क्या हो गया, पेशेंट में जो लिवर चीजें सिंथेसाइज करता था, प्रोड्यूस करता था, वो एक लेवल से ज्यादा कम हो गई हैं। टाइमिंग को देखते हुए वी कैन से एक्यूट लिवर फेलियर एंड क्रॉनिक लिवर डिजीज लीडिंग टू लिवर फेलियर। एक्यूट लिवर फेलियर में हम लोगों ने कहा था एक्यूट मैनिफेस्टेशंस आएंगे, मे बी ड्यू टू इंक्रीज अमोनिया विच विल लीड टू एनकेफ्लोपैथी, क्योंकि लीवर की वजह से दिमाग में पैथी हुई है, वी कॉल इट हिपैटिक एनकेफ्लोपैथी। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके डिक्रीज हो जाएंगे, चांसेस ऑफ ब्लीडिंग होगा। तो एक्यूट लिवर फेलियर हम लोग कहते हैं यहाँ पे फीचर्स ऑफ एनकेफ्लोपैथी, अगर एक भी दिन लिवर काम नहीं किया तो अमोनिया इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये अब क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर ले जाएगा और ब्रेन को डैमेज करेगा, वी कॉल इट हिपैटिक एनकेफ्लोपैथी। दूसरी चीज हम लोगों ने कहा था क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो जाएंगे। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, सबको लिवर बनाता है, कुछ को विटामिन के की मदद से बनाता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो जाएंगे तो ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस बढ़ जाएंगे। हम लोग कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज कर जाएगा, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इंक्रीज कर जाएगा। पीटी कैलकुलेट करना सबसे इजी होता है, इसलिए हम लोग प्रोथ्रोम्बिन टाइम और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो निकाल के यहाँ पे बताते हैं कि कितना आपका ब्लीडिंग का चांस है। क्रॉनिक लिवर डिजीज होगा, बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एल्ब्यूमिन भी कम हो जाएगा, एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा तो पेशेंट के ब्लड का ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और पेशेंट में एडिमा, एसाइटिस, एनासार्का ये सब भी मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे एक्यूट लिवर फेलियर के। सबसे पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं, राइट, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या कॉजेज होंगे, यही सब कॉजेज हैं। इस चार्ट को हम लोग फिर से ले लेंगे, ठीक है। So today we will discuss acute liver failure. Acute liver failure. Right. Acute liver failure ALF. तो यहाँ पे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं ALF को, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है। Acute liver failure ALF। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या क्राइटेरिया है उसी हिसाब से डिफाइन कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एन इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। पहला वर्ड ही आ गया, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। नॉर्मलाइज्ड रेशियो ग्रेटर देन 1.5, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5 विद हिपैटिक एनकेफेलोपैथी। पढ़ेंगे हम लोग हिपैटिक एनकेफेलोपैथी को भी, विद हिपैटिक इनकेफेलोपैथी। तो हम लोगों ने बात भी किया था पैथोफिजियोलॉजी में, हिपैटिक इनकेफेलोपैथी हो जाता है क्योंकि अमोनिया इंक्रीज हो जाता है। आईएनआर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो आपका इंक्रीज हो सकता है अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स डिक्रीज हो। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हम लोग कह देते हैं अगर हिपैटिक एनकेफेलोपैथी नहीं है, केवल आपका आईएनआर इंक्रीज है, तो वो 2 से ज्यादा इंक्रीज हो, राइट। और हम लोग कहते हैं एक्यूट लिवर डिजीज है, मतलब पहले से उसको कोई लिवर की प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो क्रॉनिक हो जाएगा, राइट। तो एक तो हम लोगों ने कह दिया इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो ग्रेटर और इक्वल टू 1.5 विद हिपैटिक एनकेफेलोपैथी, और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो ग्रेटर देन 2 इफ विदाउट एनकेफेलोपैथी, राइट। अगर एनकेफेलोपैथी नहीं है तो ये देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है क्लॉटिंग फैक्टर्स बिल्कुल कम हो गए हों। तो दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर मीट कर रहा हो तो हम लोग कह देते हैं क्या है, पेशेंट को एक्यूट लिवर फेलियर है। अलोंग विद, अब ऐसा नहीं कि एक्यूट लिवर फेलियर में बस यही 2 जांचें या इन्हीं 2 चीजों के पीछे पड़ना है। अलोंग विद बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ, बहुत टेक्निकल है ये सब, बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ क्या, बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ लिवर इंजरी। अब लिवर इंजरी कैसे जानोगे, बायोकेमिकल एविडेंस से। लिवर इंजरी मतलब पेशेंट का बिलिरुबिन बढ़ा हुआ हो, एसजीओटी बढ़ा हुआ हो, एसजीपीटी बढ़ा हुआ हो। इन्वेस्टिगेशंस देखेंगे हम लोग, एलएफटी शॉर्ट में देखेंगे। along with biochemical evidence of liver injury without any evidence of pre-existing liver disease, right, in absence of
प्री एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग होगा तो ये तो आपका क्रॉनिक हो जाएगा, लिवर डिजीज, है ना। तो बहुत ही सिंपल है। हम लोग बात कर रहे हैं एक्यूट लिवर फेलियर की। तो हम लोगों ने कहा था ड्यूरेशन 6 महीने से कम होना चाहिए, मतलब उसके पहले उसको कोई लिवर की तकलीफ ना रही हो। हम लोगों ने कहा था सिंथेटिक फंक्शंस कम हो जाए, तो वही बताना चाह रहा हूँ, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो आपका, जो कि अभी देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम इनफैक्ट ज्यादा हो गया हो 1.5 टाइम्स along विद हिपैटिक एनकेफेलोपैथी। चलो मैंने कह दिया पेशेंट में हिपैटिक एनकेफेलोपैथी नहीं हुई, तो अगर यहाँ पे आपका इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो 2 से ज्यादा हो जाए, तब भी हम कह देंगे along विद बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ लिवर इंजरी विदाउट एनी प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज। तो ये जो डेफिनेशन है बड़ी कंप्लीट है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, राइट। तो यहाँ पे दो चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। एक तो हम लोगों ने बात किया था कि एक्यूट लिवर फेलियर में हिपैटिक एनकेफेलोपैथी होने के चांसेस हैं और ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ अमोनिया, और दूसरा हम लोगों ने कहा था क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो जाएंगे जिसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा, क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाएगा, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम बढ़ जाएगा। और क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन टाइम अलग अलग जगह कराओ, अलग अलग लैब में कराओ, अलग अलग मशीन में कराओ, तो अलग अलग आता है। उसको एरर को हटाने के लिए हम लोगों ने इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया है। इस तरीके से हम लोग बात करें एक्यूट लिवर फेलियर के। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स की तरफ और चलते हैं जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। हम लोगों ने कहा है अगर किसी को लिवर फेलियर हुआ, खासकर एक्यूट लिवर फेलियर, तो अमोनिया से यूरिया नहीं बन पाया, राइट। तो हम लोग क्या कहते हैं, पेशेंट में अमोनिया इंक्रीज कर गया, अमोनिया यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अमोनिया अब आपका कहाँ पहुंच गया, ब्रेन के पास, और ब्रेन को क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो हम लोग यहाँ पे कह देते हैं इट लीड्स टू हिपैटिक एनकेफेलोपैथी। अब हिपैटिक एनकेफेलोपैथी मतलब कुछ न कुछ यहाँ पे ब्रेन का डैमेज हो रहा है, तो कुछ न कुछ पेशेंट में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे, राइट। तो क्लिनिकली हम लोग इसको कैसे देखेंगे, हिपैटिक एनकेफेलोपैथी क्लिनिकली हम लोग देखेंगे पेशेंट आपका हो सकता है ड्राउजी हो जाए, ड्राउजी हो जाए, डल हो जाए, हो सकता है उसका बिहेवियर बदल जाए, ऑल्टर्ड बिहेवियर, राइट। हो सकता है पेशेंट का स्लीप वेक साइकिल गड़बड़ हो जाए, कब उठना चाहिए कब सोना चाहिए, हो सकता है रात भर जगता रहे, नींद ही ना आए, या दिन में सोए रात में जगे, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है पेशेंट को दौरे आने स्टार्ट हो जाए, हो सकता है बॉडी बहुत टाइट हो जाए, बॉडी की टोन इंक्रीज हो जाए, हो सकता है भाई साहब अनकॉन्शियस हो जाए, हो सकता है भाई साहब कोमा में चले जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कुछ मेन मेन मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, हो कुछ भी सकता है। तो पेशेंट में अमोनिया इंक्रीज हो जाने से क्या हो जाता है, पेशेंट में हिपैटिक एनकेफेलोपैथी, मतलब प्रॉब्लम लिवर में है, काम दिमाग, दिमाग काम करना बंद कर देता है, राइट। तो कुछ इस तरीके से ब्रेन से रिलेटेड जो भी आप मैनिफेस्टेशन सोच सकते हो, इवन सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग, राइट। तो ये सारे फीचर्स अगर हैं तो हम लोग कह देंगे हाँ एक फीचर है। दूसरा, लिवर फेलियर में हम लोगों ने क्या कहा था कि क्लॉटिंग फैक्टर्स लिवर नहीं बना पाएगा, राइट। डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, राइट। क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके 13 होते हैं, कुछ आपके एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए होते हैं, मतलब क्लॉटिंग दो तरीके से होता है, राइट। ट्रिगर दो तरीके से होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। तो यहाँ पे जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, इन्हीं में से फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 11 और फैक्टर 12, राइट, ये चार आपके इंट्रिंसिक पाथवे के पार्ट होते हैं। ठीक है, थोड़ा से बताना जरूरी है वरना ब्लड वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे के पार्ट होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं इंट्रिंसिक पाथवे, आईपी, और फैक्टर 7 मेनली होता है, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे का पार्ट होता है। यहीं से आपका क्लॉटिंग कैस्केड शुरू होता है, हम लोग कह देते हैं दिस इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, और आगे चल के ये क्या करा देते हैं, ब्लड क्लॉट बनवा देते हैं। ठीक है, आगे का हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वो सब ब्लड में पढ़ेंगे।
अगर किसी की बॉडी में इंट्रिंसिक पाथवे गड़बड़ हो जाए, राइट, इफ नॉट वर्किंग, तो जो हम लोग जांच कराते हैं जो गड़बड़ आता है दैट इज एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, राइट, एक्टिवेटेड partial thromboplastin time, activated partial thromboplastin time, right, activated partial thromboplastin time। नॉर्मली ये एलएफटी भी थोड़ा सा देख ले रहे हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। नॉर्मल अगर हम लोग इसको कहें तो हम लोग कहते हैं 30 to 40 सेकेंड का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैंने कह दिया किसी का एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे वर्क नहीं कर रहा है तो ये वाला टाइम ज्यादा लगेगा, ब्लड क्लॉट बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा, हम लोग कहते हैं ये चीज आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इंट्रिंसिक पाथवे के लिए हम लोग एपीटीटी कराते हैं, लेकिन ये बहुत इजी नहीं है करना लैब में, ठीक है। फटाफट अगर हमें कराना है तो हमें कराना क्या पड़ता है, हमें एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए कराना पड़ता है। इफ नॉट वर्किंग, या अगर हमें इसे इवेलुएट करना है तो हमें यहाँ पे पीटी कराना पड़ता है, वी कॉल इट प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी दैट इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। लेकिन ये दुनिया भर में हर एक लैब में अलग अलग वैल्यू आएगी, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग रिएजेंट से करते हैं, राइट। तो हम लोग कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल होता है आपका 10 to 14 सेकेंड्स, राइट। इसका मतलब अगर किसी का ये वर्क नहीं कर रहा है तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज हो जाएगा और ये 10 to 14 सेकेंड से ज्यादा हो जाएगा, आई मीन 14 सेकेंड से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं एक्यूट लिवर डिजीज में, एक्यूट लिवर फेलियर में जो सिम्टम्स हैं, जो हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, उसमें दो चीजों को लेके चलते हैं। कहीं एडिमा, एल्ब्यूमिन, इंडाइजेशन, इन सब की बात नहीं करते हैं। यहाँ पे अमोनिया अगर ज्यादा हो गया तो क्लिनिकली हम लोग हिपैटिक एनकेफ्लोपैथी के साइन एंड सिम्टम्स देख लेंगे, राइट। और अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो गए हैं, पर्टिकुलरली आपके एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे वाले 13 में से जो 8 है, 9 है, 11 है, 12 है और जो 7th है, ये कुछ आपके इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे से आगे चल के बाकी क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करा के क्लॉटिंग कराते हैं। अगर ये फैक्टर्स कम हो गए तो इसका मतलब क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, ज्यादा देर में क्लॉट बनेगा, ब्लीडिंग बढ़ जाएगी पेशेंट में, राइट, चांसेस ऑफ ब्लीडिंग। तो हम लोग कहते हैं इन्हीं को चेक करने के लिए हम लोग एपीटीटी कराते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर का लेवल कराना बहुत टफ है कि 8 कम हो गया, 7 कम हो गया, उसके लिए टाइटर कराना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम लोग उसको इनडायरेक्टली देख लेते हैं एपीटीटी से और पीटी से। एपीटीटी का नॉर्मल अमाउंट है आपका 30 to 40 सेकेंड और प्रोथ्रोम्बिन टाइम का है 10 to 14 सेकेंड। इट इज easier to do PT in lab. It is easier to do prothrombin time in lab. फटाफट इसकी रिपोर्ट भी आ जाती है। But different labs use different reagents. Different labs use different reagents and methods. So वैल्यू में वेरी। तो आप लोग कोई स्टैंडर्ड नहीं बता पाओगे कि हाँ अगर 1-2 पॉइंट का फर्क होगा तो हो सकता है लैब का फर्क हो। इसको नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, दुनिया में कहीं भी कराओ, किसी लैब से कराओ, स्टैंडर्डाइज कर दो उसको। देयरफॉर नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, राइट, इसको और स्टैंडर्डाइज कर दो। तो इसी में कॉन्सेप्ट आता है देयरफॉर INR, वी कॉल इट इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। देखा जाए तो ये है क्या, ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम को ही हम लोग कंपेयर करते हैं नॉर्मल से। इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो तुम लोगों ने बहुत सारी रिपोर्ट्स पे देखा भी होगा, PT INR, खासकर अगर किसी की सर्जरी वगैरह होती है तो INR मांगा जाता है क्योंकि ज्यादा डिपेंडेबल है। उसी प्रोथ्रोम्बिन टाइम से हम लोग क्या करते हैं, मीन को डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे रिएजेंट का सबका कुछ ना कुछ इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स होता है, उससे हम लोग देख लेते हैं, राइट। आइए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें INR कैसे निकालते हैं तो एक छोटा सा यहाँ पे स्लाइड ले लेते हैं।
कुछ इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हो। पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम, नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, तुम लोगों को फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना है, बता इसलिए दे रहे हैं ताकि चीजों को जानते रहो। इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो देखा जाए तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम ही है। पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम, नॉर्मल या मीन प्रोथ्रोम्बिन टाइम, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स। हर एक लैब और हर एक रिएजेंट का अलग होता है, ठीक है। तो जो भी रिएजेंट जो भी तरीके से कर रहे होंगे तो लैब वालों को पता होगा, तो उसी हिसाब से ये वैल्यू रहती है, इसको यहाँ पे पावर ऑफ में यूज करके निकाल सकते हैं, राइट। तो हम लोग कहते हैं नॉर्मली क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो 0.9 से लेके 1.1 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं INR। नॉर्मल कितना होना चाहिए, नॉर्मल 0.9 से लेके 1.1 तक, राइट। हम लोग कह देते हैं यहाँ पे 1 प्लस माइनस 0.1। क्या प्रॉब्लम है इसमें, मतलब जो नॉर्मल है पेशेंट का वही आपका जो नॉर्मल होना चाहिए वही अगर पेशेंट का है लगभग, तो हम लोग कहते हैं ये नॉर्मल वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम गड़बड़ है, इंक्रीज है, तो ये रेशियो भी इंक्रीज हो जाएगा, INR भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो हम लोग कहते हैं इफ PT इज इंक्रीज्ड, इफ पेशेंट्स prothrombin time is increased, therefore INR will also increase, right? Therefore INR will also increase, INR will also increase। तो यहाँ पे अब स्टैंडर्डाइज कर दिए हैं, तो दुनिया में कहीं पे भी प्रोथ्रोम्बिन टाइम कराओ, किसी भी तरीके से कराओ, INR आपका सेम आएगा, ठीक है। तो INR को हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया इफ INR इज ग्रेटर देन, INR इज ग्रेटर देन कितना, 1.5। अब यहाँ पे चांसेस ऑफ ब्लीडिंग आर हाई, चांसेस ऑफ ब्लीडिंग हायर, राइट। तो हम लोग इस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे एक्यूट लिवर डिजीज से एक्यूट लिवर फेलियर में इस चीज का हम लोग यूज करते हैं। INR इज मोर डिपेंडेबल, स्टैंडर्डाइज कर दिया है हम लोगों ने, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर देन 2 है, एनकेफ्लोपैथी नहीं भी है, तो भी ये एक्यूट लिवर फेलियर है। अगर ये मोर देन 1.5 है केवल और एनकेफ्लोपैथी साथ में है, तो भी ये एक्यूट लिवर फेलियर है, प्रोवाइडेड दैट पेशेंट में बाकी पैरामीटर्स भी गड़बड़ हो, साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हो और पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज ना हो। तो मेरे ख्याल से इस डेफिनेशन को पढ़ाने के लिए मुझे क्लिनिकल फीचर से पहले इन्वेस्टिगेशन बताना पड़ गया। तुम लोग सब इस चीज को समझ गए होंगे। क्लॉटिंग फैक्टर्स का डिटेल हम लोग ब्लड में पढ़ेंगे। यहाँ पे 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके इंट्रिंसिक पाथवे वाले हैं, अगर ये कम हो जाएंगे तो APTT बढ़ेगा। APTT की बात नहीं कर रहे हैं अभी। अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे गड़बड़ हो गया, अल्टीमेटली दोनों ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं, दोनों साथ में चलें तो क्लॉटिंग बेहतर हो। ये काम ना कर रहा हो तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाएगा, विच इज नॉर्मली 10 to 14 सेकेंड्स। इजी है प्रोथ्रोम्बिन टाइप को लैब करना, लेकिन वैल्यू हर लैब की वेरी करती है। तो जो रिएजेंट यूज करते हैं उसका कुछ न कुछ इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स होता है। तो नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम हम लोगों को पता होता है, ये नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम है। तो इसको हम लोग जो पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम आएगा उससे, तो पेशेंट के प्रोथ्रोम्बिन टाइम को नॉर्मल मीन से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स से। तो नॉर्मल आपका 1 के आसपास आना चाहिए। अगर पेशेंट का PT ज्यादा है तो INR भी ज्यादा होगा। अगर ये 1.5 से ज्यादा है तो ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा है। तो एक्यूट लिवर फेलियर की जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे इसी चीज को हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिया है एक्यूट लिवर फेलियर की डायग्नोसिस में। अगर इससे कम है तो लिवर डिजीज है लेकिन लिवर फेलियर नहीं है। हम लोग कह देते हैं INR ग्रेटर देन कितना, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो ग्रेटर देन 1.5 प्लस एनकेफेलोपैथी, प्लस एनकेफेलोपैथी। और हम लोग कह देते हैं INR अकेला ही काफी, अगर बहुत बेकार हो गया हो, ग्रेटर देन 2 विदाउट एनकेफेलोपैथी। एनकेफेलोपैथी नहीं भी है तो भी इतना ज्यादा क्लॉटिंग फैक्टर कम हो गए हैं, अब हम लोग कह सकते हैं कि लिवर फेल हो गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन एक तरीके से पहले ही पढ़ लिया है, राइट। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कॉजेज ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर, फिर उसके बाद कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं।
पिछले टर्न पे भी हम लोगों ने देखा था कॉजेज ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर। जो मैनिफेस्टेशंस आएंगे, कुछ ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन आएंगे और कुछ आपके कौन से मैनिफेस्टेशन आएंगे, एनकेफ्लोपैथी से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन आएंगे, राइट। एनकेफ्लोपैथी से रिलेटेड जो भी मैनिफेस्टेशन थे मैंने बताया आपको। और जब हम लोगों ने एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ए पढ़ा था, तो बाकी जो आपके मैनिफेस्टेशन आएंगे वो यहाँ पे भी सेम आएंगे। फेल हो गया लिवर, इसका मतलब एनकेफ्लोपैथी और ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन जैसे नीजल ब्लीड, पेटिकी, परप्यूरा, इकाइमोसिस, स्टूल में ब्लड, ये सब यहाँ पे कॉमन हो जाएंगे। तो अगर कॉजेज ऑफ लिवर फेलियर की बात करें तो पिछली स्लाइड्स को हम लोग यहाँ पे फिर से ले लेते हैं। ऊपर भी इस स्लाइड को मेंशन किया गया था, वेरी इंफॉर्मेटिव। तो एक दो चार्ट यहाँ पे ले लेते हैं। हम लोग कहते हैं अगर मेन बात किया जाए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, तो हम लोग यहाँ पे हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं। वो तो किसी भी टाइप का हेपेटाइटिस सकता है, राइट। इसके अलावा हर्पीज से भी हो सकता है, एप्स्टीन बार से भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज हेपेटाइटिस ए। ड्रग को कभी आप भूल ही नहीं सकते। ड्रग में एंटी एपिलेप्टिक में मेनली आपका वेलप्रोइक एसिड, इसी चार्ट में देख ले रहे हैं, वेलप्रोइक एसिड, वेलप्रोइक एसिड एंटी एपिलेप्टिक है। तो अगर मान लीजिए बहुत अच्छी एंटी एपिलेप्टिक है, लेकिन अगर किसी में लीवर खराब हो रहा हो तो इस एंटी एपिलेप्टिक को हमें हटाना पड़ जाता है। इसके अलावा अगर आइसोनियाजिड देख रहे हो आप लोग, ऑल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आर ऑलमोस्ट हिपैटोटॉक्सिक, ऑल एटीटी हिपैटोटॉक्सिक एक्सेप्ट इथम्ब्यूटॉल, हिपैटोटॉक्सिक, हिपैटोटॉक्सिक। हम लोगों ने पिछले टर्न पे भी शायद बात किया था, जैसे आपका आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन एसेट्रा, राइट। आइसोनियाजिड यहाँ दिया है, आइसोनियाजिड देख लेते हैं। बाकी क्लोरोफॉर्म, हेलोथेन और एक मशरूम की भी बात हम लोगों ने किया था, अमानिटा फाइलॉइडिस, अमानिटा फाइलॉइडिस, ठीक है। ये पॉइजनस मशरूम होता है, इसको खाने से भी लीवर खराब हो जाता है। किसी भी रीजन से, मान लो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट ने एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड लीवर को दिया ना हो हिपैटिक आर्टरी के थ्रू, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लिवर की नेक्रोसिस हो सकती है, सेल डेथ हो सकती है। बिना ब्लड सप्लाई के कोई भी ऑर्गन आपका सस्टेन नहीं रह पाएगा, कोई भी ऑर्गन आपका, ऑर्गन के सेल्स जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा कुछ और कॉजेज, जैसे मान लो अगर किसी बच्चे को एस्पिरिन दे दिया, राइट, एस्पिरिन दे दिया, या ऑटो इम्यून डिजीज है, ऐसे केसेस में अपनी इम्यूनिटी अपने ही लीवर को खराब कर लेती है। रे सिंड्रोम जो आप देख रहे हैं आजकल बहुत कम हो गया है। रे सिंड्रोम में क्या होता था, कुछ बच्चों को कभी कभी फीवर या पेन के लिए एस्पिरिन दे दी जाती थी, एस्पिरिन, डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन। कुछ बच्चों को ये सूट नहीं करता था, तो हम लोग कहते थे एस्पिरिन इंड्यूस्ड लिवर डैमेज, राइट। एस्पिरिन कुछ बच्चों को सूट नहीं करता था, जिसकी वजह से रे सिंड्रोम हो जाता था, एक्यूट लिवर फेलियर होता था, पेशेंट की डेथ हो जाती थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं जिनकी वजह से एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है पीडियाट्रिक एज ग्रुप में। और भी आइए कुछ कॉजेज देख लेते हैं। राइट, मेजर मेजर कॉजेज हम लोग देख ले रहे हैं। कॉजेज ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर इन चिल्ड्रेन, राइट। यहाँ पे हम लोग कहते हैं अपने कंट्री में ज्यादातर क्या होते हैं, इन्फेक्शंस कॉमन ज्यादा होते हैं। यहाँ पे वायरल और मेनली हमारा क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस ए हो जाएगा, हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। फिर उसके बाद हम लोग कह देते हैं एसीटामिनोफेन, मतलब ये पैरासीटामोल पॉइजनिंग वगैरह से, मान लो कोई बच्चा 50 टेबलेट पैरासीटामोल खा ले, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग खा ले, या मान लो एस्पिरिन खा ले, तो इसकी वजह से लिवर डैमेज हो सकता है। ऑटो इम्यून बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सर्कुलेटरी, मान लो किसी पेशेंट में हार्ट फेलियर हो जाए, तो अगर हार्ट फेलियर होगा तो हार्ट ब्लड ही नहीं देगा लीवर को, तो लीवर फेल हो सकता है। ठीक है, इसमें भी कुछ आपके एक्स्ट्रा आपके कॉजेज मिल जाएंगे। देखते हैं इन्होंने क्या क्या बताया है, राइट। इन्होंने भी लगभग वही वही चीज बताई है, तो मेन मेन चीज देख लेते हैं यहाँ पे। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स आपकी हिपैटोटॉक्सिक होती हैं।
और अगर यहाँ पे बात किया जाए हर्बल्स, ठीक है, इवन आयुर्वेदिक ड्रग्स कुछ आपकी प्रॉब्लम कर सकती हैं, ठीक है। एंटी एपिलेप्टिक्स में जैसे आपका वेलप्रोइक एसिड हो गया, वेलप्रोइक एसिड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हो गए जैसे पैरासीटामोल, जैसे एस्पिरिन, जैसे हम लोगों ने रे सिंड्रोम की बात किया था, रे सिंड्रोम, कुछ ड्रग्स हो सकती हैं। एंटीबायोटिक की अगर हम लोग बात करें तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग तो हम लोगों ने देख ही लिया था, राइट। बहुत सारी एंटीबायोटिक हैं, जैसे मान लो अगर किसी को बहुत ज्यादा हम लोगों ने सेफ्ट्राइक्सोन दे दिया, ठीक है, खासकर वो ड्रग्स जो लिवर से एक्सक्रीट होती हैं वो आपकी इंक्रीज्ड अमाउंट में हिपैटोटॉक्सिक हो सकती हैं। तो ज्यादातर ड्रग्स कुछ आपकी नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं और बाकी जो बच जाती हैं वो ज्यादातर आपकी लिवर के लिए टॉक्सिक होती हैं। इवन कुछ एंटी फंगल ड्रग्स भी लिवर के लिए टॉक्सिक होते हैं जैसे कीटोकोनाजोल, बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट लिवर फेलियर, ठीक है। तो यहाँ पे वो ड्रग्स दिए गए हैं जिनसे लिवर फेलियर हो सकता है, राइट। इवन हर्बल ड्रग से नोट करके रखिए, ठीक है, कि जो चीज बॉडी में जाके कोई काम कर सकती है वो कोई काम बिगाड़ भी सकती है। यहाँ पे लिवर फेलियर के कॉजेज हैं, यहाँ पे ड्रग इंड्यूस लिवर फेलियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मेन मेन कॉजेज देख लिए हैं जिनकी वजह से लिवर फेल होगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, जो मेन कॉज होगा ज्यादातर केसेस में वो क्या चीज होगा, मेन कॉज जो ज्यादातर केस में होगा वो हेपेटाइटिस ए होगा, राइट। क्लिनिकल फीचर्स वही होंगे जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए के केस में हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे पढ़ने के लिए हमारे पास लिवर फंक्शन टेस्ट बहुत इजी हो गया। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जब पेशेंट में एनकेफ्लोपैथी होगी प्लस माइनस पेशेंट में आईएनआर इंक्रीज होगा तब हम लोग कहते हैं हिपैटिक, तब हम लोग कहते हैं एक्यूट लिवर फेलियर। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लिवर फंक्शन टेस्ट की। तो यहाँ पे लिवर फंक्शन टेस्ट की अगर हम लोग शॉर्ट में डिस्कशन करें, बाकी क्रॉनिक वाला जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, हम लोग कहते हैं कि सीरम बिलिरुबिन बच्चे का इंक्रीज हो गया होगा, मतलब पेशेंट को क्या हो गया होगा, जॉन्डिस। जब हेपेटाइटिस ए पढ़ा था तो देखा था ग्रेटर देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए, राइट। इसके अलावा हम लोगों ने कहा था बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ लिवर डिजीज, बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ लिवर डिजीज। तो बायोकेमिकल एविडेंस में क्या होगा, इसको भी हम लोगों ने हेपेटाइटिस ए में पढ़ा था, ऑफ लिवर डिजीज, राइट। हम लोग कहते हैं पेशेंट का SGOT और दूसरा SGPT क्या हो, इंक्रीज हो गया हो। नॉर्मल लेवल इनका कितना है, 5 से लेके 45 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम लोगों ने कह दिया था PT APTT INR सब इंक्रीज हो जाए। PT APTT और INR हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, राइट। ये नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल ये होता है 10 to 14 सेकेंड, ये नॉर्मल कितना होता है 30 to 40 सेकेंड, ये नॉर्मल कितना होता है 0.9 से लेके 1.1। कितना इजी कॉन्सेप्ट रहा एक्यूट लिवर फेलियर की अप्रोच बनाने में। क्लिनिकल फीचर पहले पढ़ रखा है, पैथोफिजियोलॉजी देखने पे खासकर एनकेफ्लोपैथी और आपका ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस, और फिर हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कराए तो बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ लिवर डिजीज मिला, ठीक है। और उसके अलावा हम लोगों को क्या मिला, PT INR डिरेंज मिले, प्लस माइनस पेशेंट में एनकेफ्लोपैथी मिला, ठीक है। ट्रीटमेंट और क्रॉनिक लिवर डिजीज